गोकुल नामक गांव में एक छोटी से घर में एक अधूरा परिवार रहता था, जहां रिश्तों में मिठास के साथ कुछ कड़वाहट भी थी। घर के भीतर लीला अपने पिता गोपाल के साथ बैठी थी। पिताजी, एक बात पूछूं? आप हर सुबह इतनी जल्दी क्यों निकलते हो? कभी कभी मन करता है आप बस यहीं मेरे पास बैठे रहें, माँ की तरह बातें करें। बिटिया, दुकान न खोलूं तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा? और अगर मैं दुकान रोज नहीं खोलूंगा तो मेरे ग्राहक किसी और दुकानदार के पास खरीदारी करने लगेंगे। और अगर मैं बैठ भी जाऊं तो तेरी माँ जैसी बातें कहां से ला पाऊंगा तुझे सुनाने के लिए? पर आप माँ जैसी बातें नहीं सुना पाए तो क्या हुआ? आप माँ से कम भी तो नहीं। जब आप मेरा सिर सहलाते हो तो लगता है जैसे माँ यही है। माँ के जाने के बाद आप ही तो मेरी पूरी दुनिया हो। तेरी माँ बड़ी भाग्यशाली थी जो तुझ जैसी बेटी दे गई। और मैं बस कोशिश करता हूं कि तुझे माँ की कमी ना होने दूं। ठीक उसी समय बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है चमेली की। लीला ये सुनकर जल्दी से बाहर आई और उसके पीछे पीछे गोपाल भी आया। जो गोपाल की दूसरी पत्नी है। लीला को मां की कमी ना हो इसलिए गोपाल ने दूसरी शादी की थी, लेकिन इसका उल्टा, चमेली लीला को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। लीला, अरे ओ लीला, कहाँ चली गई? अब तक पानी क्यों नहीं भर कर लाई? या अब तक सोकर उठी ही नहीं महारानी? कितनी कामचोर है रे तू। अरे चमेली, तुम इसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हो? अभी ये बच्ची है, अभी से घर के कामों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती है। अरे आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैं भले ही इसकी सौतेली माँ हूँ, लेकिन मैं इससे प्यार करती हूँ, इसीलिए तो इसके भले के लिए जिम्मेदार बनना सिखा रही हूँ। सही तो कह रहा हूँ, ये अभी बच्ची है, अभी तो इसके खेलने कूदने का समय है। वैसे भी इतनी छोटी सी उम्र में इसने अपनी माँ को खोया है, और इसीलिए मैंने तुमसे इसकी माँ की कमी पूरा करने के लिए तुम्हें यहाँ ब्याह करके लाया था, न कि लीला को खरी खोटी सुनाने को। ठीक है जी, आप अगर नहीं चाहते हो कि मैं इसको कुछ कहूँ तो नहीं कहूँगी, चली जाती हूँ यहाँ से। मैं तो बस इसके भलाई के लिए ही कहती थी, आप तो हमेशा मुझ में बुराई ही देखते हो। लीला अपने पिता और सौतेली माँ के बीच हुई बहस को देख समझदारी से बोलती है। आप दोनों झगड़ा मत करो पिताजी, कोई बात नहीं, ये भी तो मेरी माँ है। मेरी भी कर्तव्य है कि मैं इनकी बात सुनूं, और वैसे भी मेरे लिए ही अच्छा है कि मैं जल्दी जल्दी सब कुछ सीख लूंगी। लीला ये बोलने के बाद अपनी सौतेली माँ के कहे मुताबिक काम में लग जाती है। चमेली, जरा सोच समझ कर बोला करना, वो अभी बच्ची है, उसे प्यार की जरूरत है, न कि धमकी और सीख की। और मुझे पता है तुम उसे शुरू से पसंद नहीं करती। नहीं जी, आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैं उसे बस सही राह दिखाती हूँ। हाँ, बस मेरी जुबान थोड़ी कड़वी है, लेकिन मैं उसे पसंद करती हूँ। और मेरी जगह उसकी असली माँ होती तो वो भी उसे ऐसे ही बोलती। हाँ हाँ, सब पता है मुझे। मेरे दुकान में जाने के बाद मेरे पीठ पीछे कितना खरी खोटी सुनाती हो उसे, सब जानता हूं मैं। सुधर जाओ, नहीं तो मेरा वो रूप देखोगी जो तुमने पहले कभी नहीं देखा। और रहा सवाल उसकी असली माँ का, वो तो अपनी बेटी को बहुत प्यार से रखती थी। ये बोलकर गोपाल अपनी दुकान चला जाता है। यहाँ लीला अपने सारे काम करने के बाद अपने दोस्त अजय से मिलने जाने के लिए तैयार होती है। तभी चमेली उसे रोकती हुई बोलती है। अरे लीला,
तू क्या फिर अजय से मिलने जा रही है? अरे उसका पिता बड़ा आदमी है और तू उन जैसे बड़े लोगों के साथ दोस्ती का रिश्ता मत रख। माँ, आप मेरे खेलने पर रोक लगाती है और काम करने के लिए बोलती है, लेकिन आप मुझे अजय से मिलने से मत रोकिए। वो बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। वो कभी अमीर गरीब में भेदभाव नहीं करता। अगर मेरी असली माँ होती तो मुझे कभी मना नहीं करती। ठीक है, जा फिर, जहाँ घूमना है घूम। तू और तेरे पिता तो मुझे बस नौकरानी की तरह समझते हैं। मैं तो घर का काम करने के लिए ही हूँ ना। चमेली के ये सब नाटक को अनसुना करके लीला अपने दोस्त अजय से मिलने आती है। अजय, जो गांव के मुखिया श्यामलाल का बेटा है, वो शांत स्वभाव का है और लीला का अच्छा दोस्त भी। अरे ओ लीला, तू कुछ दिनों से खेलने क्यों नहीं आई? पता है, बाबूजी ने खेलने के लिए मुझे नई खिलौने खरीद कर दिए हैं। और हाँ, गांव के और भी दोस्त मेरे साथ नई खिलौनों से खेलने आ रहे हैं। सही है अजय, तू किस्मत वाला है। तेरे बाबूजी तो अमीर हैं और तेरे माँ बाबूजी तो तुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी माँ तो बहुत वर्ष पहले ही मुझे छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई है। अरे तू ऐसे मायूस क्यों होती है? बोल ना, तुझे क्या चाहिए? मैं बाबूजी से बोलकर तुझे भी दिला दूंगा ना। मुझे कुछ नहीं चाहिए अजय। मुझे तो बस मेरी माँ बहुत याद आती है। मैं तेरी दुख समझ सकता हूँ। वो तेरी सौतेली माँ, वो भी तो तुझे तंग करती रहती है ना, इसलिए तुझे बहुत दुख होता होगा ना। ऐसी बात नहीं है, वो भी बुरी नहीं है, बस मेरे साथ थोड़ी सी सख्त है। थोड़े समय यही सब बात करने के बाद लीला और अजय अपने अपने घर जाते हैं। लीला बड़ी हो गई थी और बहुत सुंदर, सुशील और समझदार भी। यहाँ अजय भी अब जवान हो चुका था और अपने पिता के कारोबार में लग गया था। बड़ा होते होते अजय भी अब अपने पिता जैसा मजबूत और कठोर दिल का बन चुका था। लेकिन लीला के साथ कभी उसने कठोरता नहीं दिखाई और वो मन ही मन लीला से प्रेम भी करने लगा था। माँ, आज लीला से मिलने जाऊंगा। आप बाबूजी से बोल देना, बहुत दिन हो गए उससे मिला ही नहीं। लीला, फिर वही लड़की? अजय बेटा, हम जमींदार हैं। हमारा उठना बैठना हमारी हैसियत से होता है। वो लड़की हमारे बराबर नहीं है। तू ये बात क्यों भूल जाता है? अरे मुझे पता है माँ, लेकिन एक लीला ही तो है जो मेरी बचपन की दोस्त है। वही तो है जो मुझे आप लोगों के अलावा बहुत अच्छे से समझती है। माँ, लीला सच्ची है, सीधी है। वो गरीब जरूर है, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है। अजय ये सब कह ही रहा था कि तभी मुखिया श्यामलाल भी उन लोगों के पास आता है और बोलता है, अजय, तुम्हारी माँ सही कह रही है। इस उम्र में तुम्हें समझना चाहिए कि भावनाओं से जिंदगी नहीं चलती। समाज देखता है नाम, खानदान, जात। हालांकि तुम लोग दोस्त हो, लेकिन गांव के लोग तुम दोनों की दोस्ती के रिश्ते को अलग नजरिए से देखते हैं। गांव वाले बातें मनाएंगे। बचपन की बात अलग थी, लेकिन अभी तू उससे मिलना छोड़ दे। ठीक है बाबूजी, आप जैसा कहें मैं वैसा ही करूंगा। अजय अपने माता पिता के सामने उनकी बातों को झूठ मूठ का मान लेता है। वो थोड़ी देर बाद चुपके से लीला से मिलने जाता है, जहां वे लोग बचपन में मिला करते थे।
तू अभी आया है? इतना इंतजार करवाया तूने? पता है, आजकल तो मेरी सौतेली माँ और सख्त हो गई हैं, घर से आने ही नहीं देती हैं। बहुत मुश्किल से घर का सारा काम खत्म करके तुझसे चोरी छुपे मिलने आई हूँ। वाह, काफी साहसी हो गई है तू। घर में बिना बताए आ गई। ऐसा लग रहा है कि वो छोटी सी भोली सी लीला जैसे कहीं गायब ही हो गई है। हाँ हाँ, मजाक उड़ा ले तू। मेरी मजाक उड़ाने के सिवा तुझे और कुछ आता भी है? क्यों नहीं आएगा? आजकल बाबूजी का कारोबार मैं ही तो संभालता हूँ। बाबूजी ने सब जिम्मेदारी मुझे दे दी है, इसीलिए तो तुझसे मिलने का ज्यादा समय ही नहीं मिलता। हाँ, अब तू बड़ा आदमी बन गया है ना, कहाँ मुझ जैसे गरीब लड़की से मिलने आएगा? ऐसे ही दोनों आपस में बात करते हुए थोड़े समय व्यतीत करते हैं। चल लीला, मैं चलता हूँ। मैं भी घर में बिन बताए आया था। अगर किसी ने देख लिया तो बाबूजी को जाकर बोल दिया तो मुसीबत हो जाएगी। हाँ ठीक है, मैं भी चलती हूँ। मुझे भी बाबूजी की दुकान उनके लिए खाना लेकर जाना है। अजय की तरह लीला भी कहीं न कहीं उससे मन ही मन प्रेम करती है, लेकिन लीला ये छुपाती थी। लगता है अगर वो ये अजय से बोलेगी तो अजय को लगेगा कि वो उससे अमीर होने की वजह से प्रेम करती, और वो समाज के ताने से भी डरकर अपने अंदर की भावनाओं को छुपाती है। आज जब लीला घर आती है तो उसकी सौतेली माँ उसको खरी खोटी सुनाने लगती है। अरे ओ लीला, कहाँ मर गई थी तू? तुझे घर का काम कुछ याद भी रहती है? पूरा दिन इधर उधर जाती रहती है। बस मैं ही हूँ जो इस घर की चिंता करती रहती हूँ। इसीलिए तुम बाप बेटी ने मुझे नौकरानी बनाकर रख दिया। माँ, मैं कहाँ इधर उधर घूमती हूँ। मैं तो बस पिताजी के पास जाती हूँ, और आज तो मैंने घर का सारा जरूरी काम करके बहुत दिनों के बाद अजय से मिलने गई थी। क्या कहा तूने? तू फिर से अजय से मिलने गई थी? अरे, पूरे गांव में थू थू करवाने की सोच रही है क्या तू? अरे हंसेंगे लोग। हम लोग जैसे तैसे घर चला रहे हैं और तू महारानी बड़े घर के साथ रिश्ता जोड़ने की सोच रही है। माँ, आप हमेशा मुझे गलत क्यों समझती हो? अजय मेरा बचपन का दोस्त है। मैं तो बस उसको दोस्त की तरह मिलने जाती हूँ। इसमें रिश्ता जोड़ने की बात कहाँ से आ गई माँ? अरे वाह, बड़ी होते ही जुबान लड़ाना भी सीख गई तू। काम धाम कुछ सीख नहीं पाई, लेकिन जुबान लड़ाना पूरा सीख गई। बस यही बाकी रह गई थी। पूरा दिन काम करो और फिर बाप बेटी के नखरे उठाओ। लीला चमेली की ये बातें सुनकर कुछ नहीं बोलती है और घर के भीतर चली जाती है। लीला का पिता घर आए तो वो लीला से रसोई में जाकर बात करने लगे। लीला बेटी, तू खुश तो है ना? तेरी ये उतरा हुआ चेहरा देख मुझे बहुत दुख होता है बेटी। कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने दूसरी शादी करके तेरे ऊपर जुल्म किया है। तेरी ये सौतेली माँ कितना कुछ सुनाती रहती है तुझे, फिर भी तू चुप रहती है। मुझे माफ कर देना बेटी, मैं तेरे लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। नहीं पिताजी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं दुखी नहीं हूँ। बस कभी कभी माँ की याद आती है, और आपने कुछ गलत नहीं किया मेरे लिए। और चमेली माँ भी दिल की बुरी नहीं है, बस वो थोड़ी सख्त है। कितनी समझदार है रे तू। तेरी जैसी बेटी पाकर तो मैं धन्य हो गया। भगवान तेरी जैसी बेटी सबको दे। लेकिन बेटी, शायद मैं ही अच्छा पिता नहीं बन पाया। तेरे जैसी लड़की की किस्मत में बहुत अच्छे पिता होना चाहिए था। आपको क्या हो गया पिताजी? आज आप इतना भावुक क्यों हो रहे हो? मैं खुश हूँ, आप चिंता न करें। चिंता इसलिए हो रही है बेटी, तेरा बचपन भी दुख में ही गया। तूने बहुत कुछ झेला है बचपन में, लेकिन अब तेरी उम्र ब्याह के लायक हो गई है। अब बस मुझे तुझे किसी अच्छे लड़के के साथ विदा करना है जो तुझे सुखी रखे। नहीं पिताजी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बचपन में मैंने माँ को खो दिया, अब मैं आपसे दूर जाकर आपको नहीं खोना चाहती। अरे, अपनी बेटी की अच्छे घर में विवाह करके उसको सुखी जीवन देना हर पिता का सपना होता है। और तेरी ब्याह के बाद
तू थोड़ी ना मुझसे दूर हो जाएगी। तू आएगी ना मुझसे मिलने, और मैं भी तुझसे मिलने जाऊंगा। यही सब बात करके दोनों बाप बेटी थोड़े भावुक हो जाते हैं। अगली सुबह जब लीला जल्दी उठकर घर का काम करने लगती है और उसका पिता भी दुकान गया होता है, तभी लीला की सौतेली माँ उसके पास आकर उससे बोलती है। अरे लीला, कल रात को तुम दोनों बाप बेटी मेरे खिलाफ कुछ बोल रहे थे ना? मुझे सब मालूम है। तुम लोग मुझे इस घर का शत्रु समझते हो। तुमने तो जरूर मेरे खिलाफ अपने पिता से शिकायत की होगी। नहीं माँ, आप हमेशा की तरह मुझे गलत समझ रही हो। हम लोग आपको शत्रु की तरह नहीं देखते, उल्टा आप ही मुझे शत्रु समझती हो। पिताजी ने मुझे कभी माँ की कमी महसूस न हो, इसलिए आपको मेरी माँ के रूप में विवाह करके घर लाया, लेकिन आपने तो मुझे कभी अपनाया ही नहीं। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैंने कभी तुमको पराया नहीं समझा। हाँ, मैं थोड़ी सख्त हूँ, लेकिन वो भी मैं बस तेरे भलाई के लिए ही होती हूँ। और अगर तेरे पिता को तेरे देखभाल के लिए नौकरानी ही चाहिए थी तो किसी और को लाते। मेरी जिंदगी क्यों खराब की? पिताजी और मैंने कभी आपको नौकरानी नहीं समझा, आप ही खुद ये सोचती रहती हो। छोड़िए माँ, आप ये अभी नहीं समझेंगी। मुझे आपसे बहस नहीं करनी है। और हाँ माँ, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं आपको हमेशा माँ के जैसे ही देखती हूँ, लेकिन आप ही मेरी माँ की जगह नहीं ले पाई। ये बोलकर लीला वहां से चली जाती है, लेकिन चमेली लीला की ये सब बात सुनकर स्तब्ध रह गई, मानो लीला की बातें उसके दिल को छू गई हों। लेकिन फिर भी वो अपनी भावनाओं को छुपाकर लीला की बातों को दिल से निकाल देती है। थोड़े समय बाद लीला अपने पिता के लिए दोपहर का खाना लेकर दुकान पर जाती है। तू आ गई बेटी, चल ठीक है, खाना रख दे और बैठ मेरे साथ थोड़ी देर। लीला अपने पिता के कहने पर बैठती है और उनसे पूछती है, पिताजी, इन दिनों आप थोड़े चिंतित लग रहे हो। कल रात भी आप थोड़े चिंतित थे और आज भी चिंतित हैं। कुछ हुआ है क्या पिताजी? ऐसे तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मैं सोच रहा था कि दुकान के लिए थोड़े उधार ले लूं। बहुत वर्ष हो गया इस दुकान की मरम्मत नहीं करवाई, और इन दिनों दुकान में सामान लाने के पैसे भी कम पड़ रहे हैं। इसीलिए सोच रहा हूं कि थोड़े से पैसे किसी से उधार में ले आता हूं और कुछ समय बाद उधार लिया हुआ पैसे चुका दूंगा। अगर आपको ये सही लगता है तो ले लीजिए, लेकिन पिताजी, आप उधार लोगे किससे? मैं सोच रहा था कि मुखिया श्यामलाल जी से पैसे उधार ले लूं। उनका बेटा तो तेरे बचपन का दोस्त भी है, तो वे इसी खातिर दे भी देंगे। ठीक है पिताजी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वे लोग मेरी और अजय के दोस्ती के लिए आपको पैसे देंगे। जहाँ तक मैं जानती हूँ उनको, वे लोग पैसे के लिए थोड़े कठोर हैं। शायद आपको वे लोग पैसे ना भी दें। तू बात तो ठीक बोल रही है, फिर भी मैं एक बार जाकर उनसे पूछूंगा, शायद दे दें। तू ये सब चिंता मत कर, ये सब मैं देख लूंगा। मेरे मन में ये बात थी तो मैंने तुझे बोल दिया। बाकी तू इन सब पर ध्यान मत दे, अभी घर जा, नहीं तो तेरी माँ तुझे फिर से खरी खोटी सुनाएगी। मैं थोड़ी देर बाद दुकान बंद करके मुखिया जी के पास जाऊंगा। लीला वहां से घर चली आती है। और थोड़े समय बाद गोपाल भी मुखिया श्यामलाल के पास उधारी के लिए जाता है। वाह गोपाल, आज हमारे घर कैसे आना हुआ भाई? तुम तो यहाँ आते ही नहीं। हाँ सेठ जी, आपसे कुछ बात करनी थी, इसलिए आपसे मिलने आपके घर आया हूं।
ओ ठीक है, फिर बताओ मुझे क्या बात करनी है। सेठ जी, मुझे आपसे एक मदद चाहिए था। क्या आप मदद करेंगे? हाँ हाँ बोलो, कैसी मदद चाहिए तुमको? तुम तो अपने ही गांव के भाई हो। तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा? बताओ बताओ, खुल के बताओ। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे आपसे। अच्छा, तभी मैं सोचूं तुम तो आते नहीं यहां, आज अचानक आ गए। लेकिन गोपाल, तुम्हें पैसे उधार मांगने की क्या जरूरत हो गई? तुम्हारा दुकान तो अच्छा चल रहा था ना? हाँ सेठ जी, चल तो रहा है, लेकिन बहुत वर्ष हो गया दुकान की मरम्मत नहीं करवाई। दुकान पुराना होने लगा है और अंदर की कुछ चीजें खराब होने लगी हैं। उनके मरम्मत के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। ओह, ऐसा है। ठीक है, फिर मैं तुमको पैसे दे देता हूं, लेकिन मुझे 1-2 महीने बाद तुमको मेरे पैसे वापस करने पड़ेंगे। और हाँ, मुझे ये पैसे सूद समेत चाहिए होंगे और मैं 2 महीने से ज्यादा का समय नहीं दूंगा। मुझे भी पैसे की जरूरत होती रहती है। मैं ये तुमको मेरी जरूरत के पैसों से ही निकाल कर दे रहा हूं। ये बोलकर कुछ समय बाद मुखिया कुछ पैसे गोपाल को दे देता है। गोपाल वो पैसे लेकर मुखिया के घर से दुकान चला आता है। कुछ समय बाद जब अंधेरा हो जाता है तो गोपाल घर आकर सीधे अपनी बेटी से मिलता है। बेटी, मैंने आज मुखिया श्यामलाल जी से पैसे उधारी में लिया है। उन्होंने कहा कि 2 महीने में उनके पैसे वापस करने होंगे। सिर्फ 2 महीने पिताजी? क्या आप 2 महीने में पैसे वापस कर पाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं कर पाऊंगा। 2 महीने में आराम से उनके पैसे वापस कर दूंगा। ये सब छोड़ बेटी, मैं तुझे यहाँ अपने उधारी के किस्से सुनाने नहीं आया हूँ। मैं तुझे ये बताने आया हूँ कि मैंने सिर्फ दुकान के लिए कर्ज नहीं लिया है, मैंने तेरे लिए भी पैसे लिए हैं। मेरे लिए पिताजी? लेकिन मुझे पैसे की क्या आवश्यकता है? मैं क्या करूंगी पैसे का? अरे तेरे लिए, मतलब तेरे ब्याह के लिए पगली। अरे तू अब बड़ी हो गई है, तेरी ब्याह भी तो करनी है। तो अभी से पैसे जमा करके रखूंगा, क्योंकि दुकान से जो पैसे आते हैं वो रोज के घर खर्चे में चला जाता है। अभी मैंने कर्जा लिया है तो इसमें से कुछ पैसे तेरे लिए जमा करूंगा और बाद में मैं धीरे धीरे कर्जा चुकाते रहूंगा। नहीं पिताजी, मैंने आपसे कहा था मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप ये पैसे अपने लिए ही रखो। अरे तू यही जिद लगाए रखी हुई है। तेरे माँ का भी वही सपना था ना कि तुझे एक अच्छी जीवन दे सके। तू जिद मत कर। हर माँ बाप का सपना होता है अपनी बेटी की ब्याह को लेकर। और हाँ, अगर तुझे कोई खुद से लड़का पसंद है तो मुझे बोलना, तब तो अच्छा ही होगा। तू अपने पसंद से ब्याह करेगी तो और भी खुश रहेगी, और तेरा पसंद का लड़का होगा तो अच्छा ही होगा, क्योंकि तू कभी किसी गलत को नहीं पसंद करेगी। मुझे विश्वास है तुझ पर। ये बोलकर गोपाल लीला को पैसे पकड़ा देता है। अपने पिता के मुंह से लीला ये सब सुनकर चुप हो जाती है और पिता की बातों को हामी भर के पिता के दिए हुए पैसे संभाल कर अपने पास रख लेती है। उसके मन में जो अजय को लेकर प्रेम भावना थी, वो ये बात अपने पिता से छुपाती है, क्योंकि वो जानती थी कि अजय और उसकी विवाह संभव नहीं थी। महीने भी बीत जाते हैं और एक दिन गोपाल अपने दुकान में था तो मुखिया का एक आदमी आकर उससे बोलता है, गोपाल जी, आपको मुखिया जी ने अपने घर बुलाया है। उनको कुछ बात करनी है आपसे। मुखिया के आदमी की बात सुनकर गोपाल मन ही मन सोचता है, मुझसे क्या बात करनी होगी मुखिया जी को? जरूर पैसे के बारे में होगी। मैंने आधे से ज्यादा पैसे तो उनको दे दिए हैं, लेकिन कुछ अभी भी है। जरूर वो मुझसे इसी के बारे में बात करेंगे। मुखिया का आदमी गोपाल को बुलावा देकर वहां से चला जाता है।
और गोपाल भी सोच विचार करके कुछ समय बाद मुखिया श्यामलाल के पास जाता है। मुखिया के घर पहुंचने के बाद मुखिया उससे बोलता है, अरे गोपाल, मैंने तुमको बोला था कि 2 महीने बाद तुमको मेरे पैसे वापस करने हैं, लेकिन तुमने तो अभी तक पूरे पैसे नहीं दिए हैं। मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए भाई। मेरे व्यापार में घाटा हुआ है, तो इसीलिए मैंने जिसको भी उधार दी है, मैंने सबसे पैसे मांगे हैं और सबने दिया भी है। अब तुम भी दे दो भाई, और हां, साथ में ब्याज भी चाहिए। सेठ जी, मैंने आधे से ज्यादा पैसे आपको दे दिए हैं, लेकिन ये नहीं दे पा रहा क्योंकि दुकान की बिक्री कम हो रही है। जैसे ही थोड़े पैसे हाथ में आ जाएंगे, मैं आपको ब्याज के साथ दे दूंगा। अरे भाई, तुम्हारे दुकान के बिक्री के चक्कर में मैं अपना नुकसान नहीं कर सकता। तुम्हें जितना समय दिया था वो पूरा हो गया है। अब मुझे इस हफ्ते ही पैसे चाहिए, वो भी दुगने ब्याज के साथ। तुम्हारे पास बस 1 हफ्ते का समय है। ऐसा मत कीजिए सेठ जी, मैं पैसे आपको इसी हफ्ते दे दूंगा, लेकिन आप दुगने ब्याज की मांग मत कीजिए। मैं आपको कहां से दे पाऊंगा? मेरा आर्थिक हालात इतने सही नहीं सेठ जी। देखो भाई, मैं ये सब नहीं जानता। मुसीबत के समय में मैंने तुम्हें उधारी देकर मदद की। अब मुझे मेरे पैसे चाहिए, बस। मुखिया की बात सुनकर गोपाल उदास हो गया और वो दुखी मन से दुकान में आ गया। कुछ समय बाद जब लीला अपने पिताजी के लिए दोपहर का खाना लाती है, तो लीला देखती है कि उसका पिता दुखी मन से बैठा हुआ है और वो ये देख के अपने पिता से पूछती है, पिताजी, आप आज बहुत दुखी मन से बैठे हुए हो, कुछ हुआ है क्या पिताजी? क्या बताऊं लीला, मैंने जो उधारी ली थी मुखिया जी से, कुछ पैसे मैं अभी तक नहीं चुका पाया और आज उन्होंने मुझे उनके वहां बुलाकर पैसे की बात की। बोल रहे थे कि जो पैसे मैंने उनको अभी तक नहीं दिए, उनका दुगना ब्याज चाहिए उनको। ये तो गलत है पिताजी। आप चाहें तो मैं उनके बेटे अजय से बात करके देखूं। आप तो जानते हैं वो मेरा बचपन का दोस्त है, शायद वो ही कुछ मदद कर सके। नहीं बेटी, तू इन सब में मत पड़, मैं संभाल लूंगा सब। मैं तो इस बात को लेकर चिंतित हूं कि मैं पैसे कहां से जुगाड़ करूं। बाकी मैं वे लोग जैसे बोलते हैं वैसा ही करूंगा और उन लोगों को मनाने का भी प्रयास करूंगा ताकि मुझे थोड़े समय और मिल सके। लीला अपने पिता के सामने तो उनके बातों को मान लेती है, लेकिन वो अपने पिता की हालत को देख के मन ही मन बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो वहां से सीधे अजय के पास आती है। अजय, तुम पिताजी की मदद कर दो। तुम्हें तो पता ही होगा कि पिताजी ने तुम्हारे पिता से कर्जा लिया था। क्या तुम अपने पिता से कह के कुछ दिनों की मोहल्लत और दिला सकते हो पिताजी को? मैं सब जानता हूं लीला, लेकिन मुझे माफ करना, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। हमारे व्यापार में घाटा हुआ है, इसलिए बाबूजी ने सबके उधारी वापस मांगी है। और हाँ, वैसे भी तुम्हारे पिता को दिया गया समय पूरा हो चुका है, तो अब मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। लीला अजय का यह बर्ताव देख बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अपने माता पिता के बाद लीला का सबसे अपना दोस्त
जो लीला मन ही मन प्रेम भी करती थी, उसने उसको मुंह पर मदद के लिए मना कर दिया। अजय ने अपनी दोस्ती से ज्यादा पैसे को महत्व दिया। इसीलिए लीला दुखी मन से अजय को कुछ न बोल के वहां से चली आती है। रात को लीला का परिवार मुखिया के दिए दबाव को लेकर चिंतित थे। जी, आप मेरे गहने ले लीजिए और उधारी चुका दीजिए। माना कि मैं आपसे झगड़ती रहती हूँ, लेकिन आप मेरे पति परमेश्वर हैं। इस मुसीबत की घड़ी में आपकी मदद मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? नहीं माँ, आपको अपने गहने देने की जरूरत नहीं है, वो आपकी अमानत है। पिताजी, आपने जो पैसे मुझे दिया है वो लेकर आप उनको दे दो। वैसे भी मैं अब हमेशा के लिए कुंवारी ही रहूंगी। मुझे अब किसी से ब्याह नहीं करनी। पागल हो गई है क्या? क्या बोल रही है तू? तुझे पता भी है आखिर तुझे अचानक हुआ क्या जो ये सब बोलने लगी है? मैं पैसे का इंतजाम कर लूंगा। अभी और कुछ दिन का समय है। तुम दोनों को ये सब चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं जी, जरूरत क्यों नहीं है? ये परिवार की मुसीबत है, परिवार को ही मिलकर सुलझाना पड़ेगा। पिताजी, आप मान जाओ। मेरे भविष्य में क्या लिखा है मुझे नहीं पता, जो होगा देखा जाएगा। आप बस ये पैसे लो और उन निर्दयी कठोर लोगों को जाकर दे आओ। लीला और चमेली के बहुत समझाने के बाद गोपाल मान जाता है। अगली सुबह वो लीला के पैसे लेकर मुखिया श्यामलाल को देने के लिए जाता है। लीला, मुझे माफ कर दे बेटी। मैंने बचपन से तुझे कितना कुछ सुनाया है, लेकिन फिर भी तूने आज अपने बारे में नहीं सोचकर मेरे लिए सोचा। हालांकि तुम लोग मेरे गहने भी मुखिया को दे सकते थे, लेकिन तूने बिना अपने भविष्य का सोचे अपने पैसे दे दिए। मैंने कभी माँ होने का फर्ज निभाया ही है NHI, लेकिन तूने अपनी बेटी होने का पूरा फर्ज निभाया है। तू बहुत महान है राधा, मुझे तू माफ कर देना। लीला ये सब चमेली के मुंह से सुन के भावुक हो जाती है। उसे आज ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे अपने माँ वापस मिल गई हो। लीला के आंखों में खुशी के आंसू दी। माँ, आप मुझसे माफी मत मांगो। आप अपनी जगह पे हमेशा सही थी। मैंने ही आपको जरा सख्त समझा और आपके बार बार माना करने के बाद भी उन जैसे बड़े लोगों के साथ दोस्ती का रिश्ता रखा। ये सब छोड़ राधा, जो हुआ सो हुआ, उसे जाने दे माई। अब कभी तुझे तेरे असली माँ की कमी नहीं होने दूंगी।